खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आमिर बाहर छोटे से लॉन में टहल रहा था। फरीहा अंदर किचन में थी। वो अभी हसन से होटल में मिलकर वापस आया था और चाहकर भी उसे फरीदा की असलियत नहीं बता सका था। कई बार बात उसके लबों तक आकर ठहर गई थी। शायद उसका दिल उसे चुप रहने पर आमादा कर रहा था। दिल के किसी नेहा खाने में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि हसन फरीहा को छोड़ दे ताकि वो उसे अपना सके। उसे फरीहा से अजीब सी जज्बाती वाबस्तगी महसूस हो रही थी। उसे देखने और सुनने के लिए दिल बेकरार रहने लगा था। कई मिनट बाहर टहलने के बाद वो बेचैन सा हो गया और अंदर आ गया। वो किचन में सलाद बना रही थी। बाल कैचर की कैद काट रहे थे और नाजुक सी नाक पे काम करने की वजह से पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। वो वहीं बैठकर उससे इधर उधर की बातें करता रहा। डिनर दोनों ने साथ किया। फिर वो अपने कमरे में चली गई। आमिर अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कभी उठकर पैरों तले कालीन को रोंता रहा। नींद रूठी हुई थी। दिल का चैन और करार लुट गया था। थक हार कर वो कमरे से निकला और उसके दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के सामने रुककर उसने हल्की सी दस्तक दी। आ जाएं, फरीहा ने कहा था। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कोहनियों के बल ऊपर को उठकर आमिर को देखा। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे दो बातें कर लूं। वो उसके बेड के करीब आते हुए बोला। वो चुप रहकर उसे देखती रही। वो धीमा सा मुस्कुराई। वो उसके करीब ही बैठ गया। फरीहा लेटी रही। आमिर को लगा जैसे वो सांस रोके हुए हो। लब भींचे हुए थे और कंबल तले सीने का जीरो बम हमक रहा था। वो बेसाख्ता उसके करीब हुआ और उसके बराबर में आ लेटा। नजरें अब भी उसके लबो रुखसार का तवाफ कर रही थी। आमिर के लब सुलगने लगे थे। वो जब्त के मरहलों से गुजरने लगा। फरीहा, उसने पुकारा। जी। उसने चेहरा आमिर की तरफ मोड़ा था। तुम हसन से प्यार करती हो? सवाल उसके लबों पर आ गया था, जो आज सारा दिन उसके दिमाग की चूलें हिलाता रहा था, दिल को दहलाता रहा था। फरीहा ने उसे हैरत से देखा। ये कैसा सवाल है? जैसा भी है तुम मुझे बताओ, क्या तुम उसे चाहती हो? तुम दोनों का ताल्लुक कैसा है? ये बातें बहुत पर्सनल थीं, मगर आमिर पूछने पर मजबूर हो गया था। जैसा हर हस्बैंड वाइफ का होता है वैसा ही ताल्लुक हमारा भी है, वो बोली। आमिर को लगा जैसे उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही हैं। तुम लोगों के झगड़े होते हैं? नहीं, कभी भी नहीं, वो बोली। कभी तो हुए होंगे? नहीं, क्योंकि हमारी कभी ज्यादा बात ही नहीं हुई। इस मर्तबा वो अपनी आवाज की बेचारगी नहीं छुपा पाई। कभी तुमने अलहदगी के बारे में सोचा है? वो उसके चेहरे को निगाहों के रस्ते दिल में उतारते हुए बोला। फरीहा के चेहरे पे साया सा लहराया था। नहीं, अल्लाह ना करे, वो बोली। वो जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं। मैं हर अजियत सह लूंगी, मगर तलाक का दाग नहीं सह पाऊंगी। आमिर के अंदर कुछ टूटा था। वो रिवायती बीवियों की तरह ही थी, जो मर्द के निकाह में आने के बाद अपने जज्बों को उससे वाबस्ता कर देती हैं। हसन की बेइल्तिफाती के सबब उसके पांव जरा सा डगमगाए थे, मगर वो अब भी उसे अपना मजाजी खुदा मानती थी और अलहदगी का सोच के ही दहल गई थी। वो कई लम्हे उसे देखता रहा। उस पे बेतहाशा प्यार भी आ रहा था और दिल भी करची करची हो रहा था। अगर हसन उसे तलाक दे देता तो वो बिखर जाती। वो उसे शौहर की हैसियत से मोहब्बत करती थी। आमिर की मोहब्बत यक तरफा थी। वो सो गई मगर आमिर जागता रहा। उसे यक टिक देखता रहा। फिर लेटे लेटे उसके करीब हुआ और अपना चेहरा उसके पास लाकर उसके होंठों पे झुका और उसके पंखड़ियों जैसे लबों पर नरमी से बोसा दिया। वो हनूज सोती रही। आमिर उसके पहलू से उठा और थके कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उम्मीदों का शीश महल जमी बोस हो गया था। उसकी खुद गर्जी तहलील होने लगी। वो मोहब्बत में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था। अब उसे फरीहा को हसन से तलाक नहीं दिलवानी थी, बल्कि उनके रिश्ते को बचाना था। फरीहा के लिए उसके लबों पर हंसी के फूल खिलाने के लिए। सुबह के 9 बज रहे थे। आमिर ने असलम रहमानी के घर का नंबर मिलाया। कॉल बेल जाती रही। हस्बे तवक्को फरीदा ने कॉल उठाई थी। हेलो,
उसकी खनकती हुई सी मधुर आवाज फोन के स्पीकर में से गूंजी थी। कौन बोल रहे हैं? मैं आमिर दाऊद बात कर रहा हूँ। आप कैसी हैं फरीदा साहब? एक्सक्यूज मी, मैं नहीं जानती आपको। आप इतने बेतकल्लुफ क्यों हो रहे हैं? वो तर्ज से लहजे में बोली तो आमिर जेरे लब मुस्कुराया। मैं कल आपके घर आया था, शायद आपने मुझे देखा था। ओह अच्छा, आप वो हैं। खैर मैंने सिर्फ आपकी शक्ल देखी थी, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आपको रहमानी साहब से कोई काम है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि वो इस वक्त घर पे नहीं है। आप ऑफिस फोन कर लें। मुझे रहमानी से नहीं, आपसे काम है फरीदा साहिबा, और जानने का क्या है, जान पहचान भी हो जाएगी। आमिर ने इत्मीनान से सीट से टेक लगाई थी। आप हद से बढ़ रहे हैं, मैं आपको नहीं जानती और ना ही जानने में कोई दिलचस्पी रखती हूँ। ठीक है, और अब मैं फोन काट रही हूँ, आइंदा फोन ना कीजिएगा। अरे अरे फरीदा साहिबा, फोन ना काटना वरना मुझे फिर आपके घर आना पड़ेगा। मुझे आपसे बड़ी ही जरूरी बातें करनी है। आमिर मजे ले लेकर बोला। कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो तिनक उठी। सुहेल और हसन से आप मुख्तलिफ जुबानों में तफसीली बातें कर सकती हैं, तो मुझसे क्यों नहीं कर सकती? फरीदा साहिबा ऐसे तो न कीजिए। दूसरी तरफ खामोशी छाई थी। शायद आमिर की बात ने उसे झंझोड़ ही डाला था। क्या मतलब आपका? वो वाज़े तौर पर हकलाई। आमिर मुस्कुरा दिया। उसने फरीदा की नाजुक रग पे हाथ रखा था। मतलब तो आप बखूबी समझ गई होंगी। अब बताएं, बात करनी है मुझसे या नहीं? मैं कॉल काट रही हूँ, वो घबराई हुई सी बोली। मुझे आपकी कोई बात नहीं समझ आ रही। कॉल मत काटना फरीदा। तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं किसकी और क्या बात कर रहा हूँ। मुझे अभी तुमसे मिलना है और तुम इनकार नहीं करोगी। अगर इनकार किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बताओ कहाँ मिलने आओगी? कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वो खामोश रही। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उसकी खामोशी को रजामंदी समझते हुए आमिर ने मजबूत लहजे में कहा और फोन बंद कर दिया। उसके मंसूबे का पहला हिस्सा शुरू हो गया था। वो असलम रहमानी की कोठी के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। सामने सोफे पे फरीदा बैठी हुई थी। वो बेहद खूबरू औरत थी। नकूश तीखे थे और जिस्म भरा भरा और सांचे में ढला हुआ था। आमिर ने उसे गहरी नजरों से देखा। ये औरत किसी भी मर्द को पागल कर सकती थी, लेकिन इस वक्त उसकी रंगत कदरे फीकी पड़ी हुई थी। तुम घबराओ नहीं फरीदा, अगर तुम मुझसे तावन करोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बदन से नजरें चुराते हुए आमिर ने कहा, कैसा तावन चाहते हो? तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा। आमिर को उसका लहजा जरा सा मानी खेज लगा। वो समझ रही थी कि आमिर उसके हुस्न पर मर मिटा है और इसे हासिल करने के लिए यहाँ तक आया है। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। वो ढके छुपे अल्फाज में बोली, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स रहमानी के पास हैं वो मुझे चाहिए और वो तुम मुझे दोगी? उसने कहा, नहीं, वो तो उसके पास हैं, मैं कहाँ से दे सकती हूँ? जहां भी वो रखे हैं मुझे चाहिए। आमिर बोला, नहीं, कुछ और ले लो ना उनकी जगह। उसने कहा और एक अदा से उठी और छोटे कदमों से चलती हुई उसकी तरफ आई और उसका गुदराया हुआ जवान जिस्म लहरा सा गया। वो उसके करीब आकर घुटनों के बल जरा सी झुक कर बैठ गई और हाथ आमिर के घुटनों पर रख दिए। शर्ट के गहरे गले से आमिर की निगाहें अंदर तक की सैर कर आईं। गला खतरनाक हद तक गहरा था। आमिर को फरीदा की तनी हुई छातियों का कुछ हिस्सा नजर आया और उसके होंठ खुश्क होने लगे और सब्र जवाब दे गया। उसने फरीदा के हाथ अपने घुटनों से हटाए और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बाजू फरीदा की कमर के गिर्द लिपट गए और उसका चेहरा फरीदा की मोज और छातियों में धंस गया। उसने लंबी सांस ली और बेखुद सा हुआ। फरीदा के जिस्म से हैवानी खुशबू आ रही थी। वो खुद भी आगे को होकर उसके चेहरे को अपने बदन के उभारों से ढांपे हुई थी। न जाने कितने लम्हे मदहोशी में बसर हुए थे। वो उसके बाजुओं में हमक रही थी। उसकी कुर्बत नशा बनकर आमिर के हवास पर तारी हो रही थी। इससे पहले कि वो खुद को भूल जाता, उसे होश आया। वो उसके जाल में फंस रहा था। उसने कंधों से पकड़कर उसे अलहदा किया और सोफे पर बिठाया। क्या हुआ? वो बोली, मुझे हर हाल में वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जाओ वो ले आओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने खुद को पुरसकून करने की कोशिश करते हुए कहा, कितना वक्त है तुम्हारे पास? बहुत कम।
अब जाओ वो ले आओ, वरना तुम्हारे सब राज राज नहीं रहेंगे। आमिर ने उसे दबी आवाज में धमकाया। मगर वो डॉक्यूमेंट्स रहमानी के ऑफिस के लॉकर में होते हैं। ऑफिस चली जाओ और जैसे भी करके वो ले आओ। डॉक्यूमेंट को छोड़ दो, कुछ और चाहिए तो वो ले लो ना मुझसे, वो उसके कॉलर से खेलते हुए बोली। आमिर ने होंठ भींच कर अपने अंदर उठते तूफान को दबाने की कोशिश की। वो वहां से निकलना चाहता था, वरना वो बहक जाता। तुम अभी ऑफिस जाओ और वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ, फिर मैं उन्हें लेने आ जाऊंगा, उसने फरीदा से कहा। ठीक है, वो पसे मुर्दा सी आवाज में बोली। लेकिन उन्हें लेने कब आओगे? तुम्हारा शौहर घर किस वक्त आता है? आमिर ने पूछा। 4 बजे। ठीक है, मैं 3 बजे आके ले जाऊंगा, उसने कहा और जाने के लिए खड़ा हुआ। नहीं, 2 बजे आ जाओ, वो बेबाकी से उसके सामने खड़े होते हुए बोली। आमिर ने लंबी सांस ली। वो जानता था वो उसे जल्दी क्यों बुला रही है। ठीक है, देखूंगा, उसने कहा। आमिर घर आया और हसन को ड्राइंग रूम में बैठा देखकर दरवाजे में ही रुक गया। वो सामने ही सोफे पे बैठा हुआ था, पांव उसने टेबल पर रखे हुए थे। साथ ही दूसरे सोफे पर फरीहा बैठी हुई थी। उसे देखकर वो मुस्कुराया और उठकर गले लगाया। आमिर ने भी गर्म जोशी का मुजाहरा किया। तुम कराची से कब आए? आमिर ने पूछा और फरीहा की नजर बचाकर उसे घूरा था। मुझे तो 1 घंटा हो गया है यार आए हुए, तुम ही मटर गश्त पर निकले हुए हो। कॉल कर लेते, मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पर पिक करने आ जाता, हसन ने उसे घूरते हुए कहा। वो कमीनी सी हंसी हंसा था। उसे घर पे देखकर आमिर को अजीब सा एहसास हुआ था। अब वो चाह कर भी फरीहा से इस तरह बेतकल्लफी से बात नहीं कर सकता था, ना ही उसे सोते हुए देखने के लिए उसके कमरे में जा सकता था। उसके दिल पे घूंसा सा पड़ा। लेकिन रात की बातों के बाद उसकी ज़हनी हालत बदली थी। अब वो फरीहा के रास्ते हमवार करना चाहता था। अगर वो हसन से मोहब्बत करती थी तो उसे उनके टूटते रिश्तों को संवारना चाहिए था, ना कि उनके बीच दीवार बनना चाहिए था। यही मोहब्बत का करीना था। वो कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद लॉन में निकल आया। तुम्हारे मंसूबों का क्या बना? तन्हाई मिलते ही आमिर ने उससे पूछा था। कौन से मंसूबे? हसन चौंका। वही जो तुम बनाए बैठे हो, फरीहा को छोड़ने का और दूसरी शादी करने का मंसूबा, उसने कहा। हसन मुस्कुराया था। वो अपनी जगह पर हैं, मुनासिब वक्त आने पर उन पर अमल करूंगा। क्या तुमने ये फैसला लेने से पहले फरीदा के बारे में पूरी तरह छान फटक की है? आमिर ने उसे बगौर देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। हसन चौंका। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जिससे कोई ताल्लुक बनाना हो उसके बारे में पूरी मालूमात ली जाती है ना, आमिर ने कहा। वो दोनों टहलते टहलते लॉन के बीच में रुक गए थे। आमिर, सोच समझ कर बात करो, हसन ने सर्द लहजे में कहा। मैं सोच समझ कर ही बात कर रहा हूँ। तुम फरीदा के बारे में कितना जानते हो? आमिर उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला। 3 साल से उसे जानता हूँ, उसकी हर एक बात पता है मुझे, हसन ने कहा तो आमिर ने नफी में सर हिलाया था। तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता है मेरे दोस्त। क्या नहीं पता मुझे? क्या तुम्हें पता है कि वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में तुम्हारे अलावा किस किस को अपने घर बुलाती है? आमिर का लहजा बेहद गंभीर था। हसन के चेहरे के उजलात तन उठे और चेहरा सुर्ख हो गया। आमिर, बकवास ना करो, वो दबी दबी आवाज में गर्राया था। मैं सिर्फ तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। आमिर ने उसके कंधे पे हाथ रखा, जिसे उसने झटक दिया। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उसे जानते तक नहीं। हसन ने उसे सुर्ख होती आंखों से घूरा था। कुछ दिन पहले तक मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। तुम्हें बता दूं कि जिस प्रॉपर्टी डीलर से मेरा काम उलझा हुआ है उसका नाम असलम रहमानी है। उसे तुम बखूबी जानते होगे, फरीदा का शौहर। हसन बेयकीनी और गुस्से से उसे देखता रहा। मैं उसके घर गया था और अपनी आंखों से फरीदा को एक मर्द का पहलू गरमाते देखा है। बस आमिर, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब मैं तुम्हारा एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। हसन बुरी तरह तिलमिला कर बोला। तुम फरीहा के प्यार को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो तुमसे मोहब्बत करती है, आमिर ने बमुश्किल कहा। ये अल्फाज कहते हुए उसकी जुबान कांपी थी। तुम्हारी इन मन घड़त कहानियों से जो तुम फरीहा के कहने पे मुझे बता रहे हो, मेरे इरादे नहीं बदलेंगे। आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात ना करना, वरना हमारी इतने सालों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। आमिर यार, मेरी बात का यकीन करो, उसे तो इस बात की भिनक भी नहीं पड़ी है। मैं तुम्हें सिर्फ हकीकत, बस यार प्लीज। हसन ने उसकी बात काटी थी। यकीनन फरीहा ने तुम्हें अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाए हैं, तब ही तुम ऐसा कह रहे हो। इस बारे में कोई बात ही ना करो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, फिर लंच साथ करेंगे, हसन बोला और अंदर की तरफ बढ़ गया।
आमिर उसे जाते हुए देखता रहा। उनकी दोस्ती 8 साल पुरानी थी जिसे उन्होंने कायम रखा था और कई मौकों पर शाने से शाना मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया था, मगर आज उनके बीच तलखी फैली थी। हसन ने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया था। वो लॉन में पड़ी कुर्सी पे बैठ गया और सर पुश्त से टिका दिया। उसे फरीहा के सुहाग को महफूज रखना, वो जो उसकी खामोश मोहब्बत थी, मगर उसकी मोहब्बत उसका शौहर था। उसे कुछ देर बाद फरीदा से अपने डॉक्यूमेंट्स लेने जाना था। उसे सुबह से उसकी कुर्बत में बिताए लम्हे याद आए। वो औरत अजीब थी। उसके करीब जाकर खुद को होश में रखना मुश्किल काम था। वो देर तक वहीं बैठा सोचता रहा, फिर एक ख्याल आने पर मुतमईन हो गया। लंच के बाद आमिर असलम रहमानी की कोठी पे पहुंच गया था। फरीदा ने उसे 2 बजे आने का कहा था। इस वक्त 2 बजने ही वाले थे। पोर्श में गाड़ी रोककर वो उतरा और अंदर आ गया। फरीदा ने ड्राइंग रूम से बाहर उसका इस्तकबाल किया था। उसे देखकर आमिर चौंका। वो काफी तैयार सी लग रही थी। होंठों पे एक दिल आवेज मुस्कुराहट थी। उसने एक स्टाइलिश सी शॉर्ट कुर्ती और पाजामा पहन रखा था। उस तंग से लिबास में उसका दिल फरेब बदन फंसा हुआ सा था। बाल जूड़े की शक्ल में पुश्त पर थे। आमिर उसे देखकर रह गया। आप 10 मिनट लेट हो गए हैं आमिर साहब, उसने अपने हाथ सीने पे बांधते हुए कहा और जरा सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। उम्मीद है तुमने मेरा काम कर दिया होगा। मैं असलम के ऑफिस गई थी और काफी मुश्किल हुई मुझे उसके लॉकर से वो डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए। अगर वो मुझे देख लेता तो मेरी टांगे तोड़ देता। फरीदा ने मुंह बनाकर कहा तो आमिर मुतमईन सा हुआ। नहीं, रहमानी इतना जालिम नहीं हो सकता कि इन टांगों को तोड़ दे। आमिर ने पाजामे की चुस्ती से झांकती उसकी सडूल टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फरीदा हंसी थी। नहीं, ये मर्द बड़े जालिम होते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, वो मानी खेज अंदाज में बोली। वो दोनों सोफे पे आ बैठे थे। वो टांग पे टांग टिका कर बैठी थी और उसके जिस्म के नशीबो फराज वाजे हो रहे थे। पता नहीं तुम अपने कौन से तजुर्बे की वजह से ऐसा बोल रही हो। किस किस ने तकलीफ दी है तुम्हें? उसका लहजा भी जरा सा मानी खेज हुआ। बहुत शरीर हैं आप। वो झिनपी। हाँ, वो तो मैं हूँ। खैर, तुम मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो ताकि मैं जाऊं। क्या जल्दी है आपको जाने की? वो बोली और सोफे पे पहलू बदला था। डॉक्यूमेंट्स बेडरूम में पड़े हैं तो जाके ले आओ। आप भी चलो मेरे साथ। क्यों अकेले नहीं जा सकती तुम? आमिर ने उसे घूरा। उस लम्हे उसे एक ख्याल आया था। उसने अपना एक हाथ जेब में डाल दिया। फरीदा, मुझे एक बात बताओ। जी पूछें। वो आगे को झुक कर बोली। ये सुहेल कौन है? उसने जेब में हाथ डाले पूछा। वो छोड़ें आप उसको, आपका उससे क्या लेना देना? नहीं, मुझे बताओ कौन है वो, और तुम लोग एक साथ कब से हो? मैं तुम्हें उसके साथ कमरे में एक बिस्तर पर देख चुका हूँ, इसलिए अब मुझसे ना छुपाओ। क्या देखा था आपने? वो हंसते हुए बोली। आमिर ने लब भींचे। वो बिस्तर पर दरवाजे की मुखालिफ सिमत करवट लिए सुहेल से गुत्थम गुत्था थी। तब वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। उसके डाई किए गए भूरे रंग के बाल उसकी अरियां कमर को जज्वी तौर पर ढांपे हुए थे। आमिर की सांस एक लम्हे के लिए तेज हुई। जो भी तुम लोग कर रहे थे मैं सारी बातें देख के गया था, इसलिए बताओ अब के वो कौन है? आमिर ने कहा। उससे ये बात निकलवानी बहुत जरूरी थी। वो जो कोई भी है, लेकिन आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, नहीं पूछता, तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स ले आओ। आमिर ने गहरी सांस लेकर कहा। वो बता ही नहीं रही थी। वो बेडरूम में पड़े हैं, चलें उन्हें लाते हैं। फरीदा उस पे मुस्कुराहट की बिजलियां गिराते हुए बोली और उठकर उसकी तरफ आई और उसका हाथ थामकर खींचा। आमिर उठ खड़ा हुआ और उसके हमरा अंदर की तरफ बढ़ा। वो बेहद दिलकश चाल चलती हुई जा रही थी। तंग लिबास में उसकी कमर बल खा रही थी और सडोल कूल्हे मस्ती से थरक रहे थे। यहाँ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। वो बेड टेबल के पास रखकर झुकी और दराज खोलकर उसके कागजात निकालकर लहराए। आमिर ने उन्हें थामना चाहा, मगर उसने उन्हें झट से अपनी कमर के पीछे छुपा लिया। आमिर ने उसे घूरा। ले लो अगर ले सकते हो तो। वो दोनों हाथ पीछे किए सीना तान कर बोली। उसकी सेहतमंद छातियां कुर्ती के अंदर तन गईं और होंठों पे गहरी मुस्कुराहट उभर आई। आमिर उसके साथ आ लगा। उसका भरपूर सीना आमिर के बदन में दबने लगा और आमिर के हाथ उसकी कमर पे जम गए, जहां वो दोनों हाथों में डॉक्यूमेंट्स थामे हुए थी। उसकी जवानी का लम्स फिर से आमिर के हवास पे छाने लगा था।
और उसके बदन की खुशबू आमिर के अंदर हिजान बर्पा कर रही थी। वो खींचकर उसे बेड की तरफ लाया और हल्का सा धक्का देकर उसे चित लटा दिया और उसके मुंह जोर बदन पे छा गया और उसके तपते होंठों से रस चुराने लगा और उसके गले में बाहें डालकर एक लम्हे के लिए कसमसाई, फिर हल्का सा कराही थी। आमिर ने उसके लबों को सख्ती से भींचा था। बताओ मुझे, वो कौन है? आमिर बोला। कौन? किसकी बात कर रहे हो? वो बहकी बहकी सांसों के दरमियान बोली। सुहेल की बात कर रहा हूँ। वो भी हसन की तरह मेरा एक परवाना है जिससे मेरी रातें आबाद रहती हैं। वो लंबी सांस लेते हुए बोली और अपने नीम व लब आमिर की तरफ उठाए। कितने साल से तुम उसके साथ हो? आमिर ने उसके लबों को हाथ की उंगलियों से छूते हुए पूछा। बहुत अरसा हो गया है, मगर तुम इस वक्त ये बातें जाने दो। वो होंठों को दांतों तले दबाते हुए बोली और उसे फिर खुद में भींचना चाहा। आमिर ने जेब में हाथ डालकर फोन निकाला और रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ कर दिया और उसके ऊपर से उठाया। उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसने बेड पे एक तरफ रखे अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए। मैं जा रहा हूँ, उसने कहा और फरीदा को देखा जो बिस्तर पे चित लेटी सी मायूसी से देख रही थी। ऐसे लेटने से उसका भरपूर सीना फ्लैट नजर आ रहा था। वो उससे नजरें चुराता जब्त करता हुआ बाहर आ गया। आमिर हसन को टेरेस पे बैठा देखकर उसकी तरफ आया। वो वहां बैठा चाय पी रहा था और चिप्स खा रहा था जो फरीहा ने बनाए थे। वो उसके करीब पड़ी कुर्सी पे आ बैठा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, उसने हसन को मुखातिब किया। क्या है? आमिर ने जेब से एक मेमोरी कार्ड निकालकर उसे दिखाया। ये लो, इसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसे सुनो। हसन ने जांचती हुई नजरों से कार्ड ले लिया। क्या है इसमें? इसमें मेरे इस दावे का सबूत है जो मैंने कल किया था और तुमने उसका यकीन नहीं किया था, आमिर ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। हसन के माथे पर बल पड़े थे। तुम फिर वही फजूल मौजू लेके बैठ गए हो। ये बहुत जरूरी है, बेहतर होगा तुम पहले ये ऑडियो सुन लो। हसन चंद लम्हे उसे होंठ भींच से देखता रहा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। शायद उसका फोन अंदर था। आमिर सुकून से वहां बैठा नीले आसमान तले सूरज को मगरिब की आगोश में डूबते देखता रहा। वो अपना कजिया निमटा आया था। डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। जो रकम बाकी थी वो बाद में रहमानी को भेज देता। वो फरीदा की आवाज रिकॉर्ड करके आया था। उसने आमिर की कुर्बत में बहकर सुहेल के बारे में बताया था। वो ऑडियो उसने आमिर को दे दी थी। हो सकता है वो संभल जाता और फरीहा की जिंदगी में आसूदगी के फूल खिल उठते। उसकी शरबती आंखों में फैले उदासियों के साए धुंधला जाते। फरीहा के लिए इतना तो वो कर सकता था। फरीहा का सोचकर उसके दिल से हुक सी उठी। चंद लम्हे बाद हसन अंदर से तिलमिलाया हुआ सब बाहर आया। ये क्या बकवास है? उसने आमिर के करीब झुककर टेबल पर जोर से हाथ मारा और गर्राया। टेबल पर पड़े बर्तन लर्जे थे। लगता है तुमने ऑडियो सुन ली है, आमिर बोला और उसके लाल बबूका चेहरे की तरफ देखा। ये नामुमकिन है आमिर, फरीदा ऐसी नहीं हो सकती। तुमने कोई साजिश की है। गुस्से की ज्यादती से उसकी आवाज फट रही थी। मैंने कोई साजिश नहीं की। उसकी आवाज तुमने बाखूबी पहचान ली होगी। मैं सुबह उसके घर गया था। तुम फरीदा से बात क्यों नहीं कर लेते? आमिर को लगा हसन अपने बाल नोचने लगा। वो चंद लम्हे उसे खशूनत से देखता रहा, फिर तेजी से मुड़ा और बाहर निकल गया। चंद लम्हे बाद गाड़ी स्टार्ट होने और बाहर निकलने की आवाज आई थी। फरीहा घबराई हुई सी टेरेस पे आई। आमिर, हसन को क्या हुआ? वो बहुत गुस्से में बाहर गए हैं। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कुछ नहीं हुआ फरीहा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे दिलासा देने लगा। मगर वो इस वक्त कहाँ गए हैं? वो फिर भी परेशान सी खड़ी रही। उसे एक काम याद आ गया था। मैंने कहा ना, अब सब ठीक हो जाएगा, उसने यकीन से कहा। फरीहा फीका सा मुस्कुराई और इस बात में सर हिला दिया। हसन रात तक वापिस ना आया। फरीहा परेशान होती रही। उसका फोन भी मुसलसल ऑफ जा रहा था। आमिर उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठा उसे दिलासा देता रहा। दोनों ने थोड़ा सा डिनर किया था और मुसलसल ड्राइंग रूम में बैठे रहे थे। फरीहा की परेशानी देखकर आमिर का दिल अधमुआ हुआ जा रहा था। वो इधर उधर की बातें करने लगता और फिर अचानक से फरीहा बोल उठती, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। हसन तब आमिर अपने दिल पे सब्र की सिल रखकर उसे दिलासा देता और उसकी तवज्जो भटका देता। वो वहीं उसके करीब सोफे पर बैठकर ऊँघने लगी। तब आमिर ने उसे सोने के लिए बेडरूम में भेज दिया, मगर खुद ड्राइंग रूम में बैठा रहा। रात गए हसन की गाड़ी अंदर आई थी। वो थके हुए कदमों से अंदर आया। आमिर ने देखा उसके बाल उलझे हुए थे
और कपड़े सिलवट ज़दा थे। आमिर को ड्राइंग रूम में बैठा देखकर वो लम्हे भर के लिए ठटका, फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आमिर कसलमंदी से उठकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर ढह गया। आज की रात नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसकी कनपट्टियों से टेसें उठ रही थी और दिल सीने की खुंदक में जैसे डूब रहा था। दोनों दीवार उसे अफसुर्दगी की पोशाक पहने नजर आ रहे थे। आज वो अलग कमरे में था और वो अपने शौहर के पहलू में थी। उसे नींद में देखना उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर लगने लगा था, लेकिन आज वो उसे देख नहीं सकता था। उसने तकिए पे सर पटका और कनपट्टियों को उंगलियों के पोरों से दबाया। उसे कल सुबह वापस चले जाना था। उसने फ्लाइट में टिकट बुक करा लिया था। न जाने वो किस वक्त सोया या सोया भी कि नहीं, उसे कुछ याद नहीं था। सुबह हुई और सूरज की किरणें सिरके हुए पर्दों से अंदर झांकने लगी। वो कसलमंदी से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसका सर मन भर का हो रहा था। हर उठते कदम के साथ उससे टेसें उठ रही थी। वो बहुत देर शावर खोलकर उसके नीचे साकित खड़ा रहा। उसकी तबीयत कदरे बेहतर हुई। वो कपड़े बदलकर बाहर निकल आया। फरीहा किचन में थी और कुछ गुनगुना रही थी। उसकी आवाज में खनक थी और कोयलों जैसा सोज था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। उसका रोशन चेहरा चमका और होंठों तले शफाफ दांत झिलमिलाए। खुशी उसके अंग अंग से हवेदा थी। शायद हसन ने अपनी गलतियों का एतराफ कर लिया था और कल की रात उनके जदीद ताल्लुक की रात थी। उन्हीं लम्हों में हसन अपने रूम का दरवाजा खोलकर किचन में आ गया। उसके बाल गीले थे, होंठ मुस्कुराहट लिए हुए थे। उसे देखकर फरीहा जरा सी सुर्ख हुई। उसका चेहरा बीती रात का फसाना बयान करने लगा। हसन आमिर के करीब आकर उससे लिपट गया। शुक्रिया। आमिर ने उसकी हल्की सी सरगोशी सुनी थी। आमिर ने बेदिली से सर हिला दिया। दिल मोहब्बत का नोहा पड़ना चाहता था, वहीं खड़े खड़े खाक होना चाहता था। अजियत का एहसास बेहद शदीद था। उसने अपने होंठों को जोर से काटा कि मुंह में खून का जायका घुल गया। वो खुश थी और यही वो चाहता था, चाहे उसके लिए वो खुद को क्यों ना कुर्बान कर देता। हसन ने उसकी सुर्ख आंखों की बाबत सवाल किया था, जिसे उसने अनसुना कर दिया। इन तीनों ने नाश्ता साथ किया। फिर आमिर अंदर से अपना बैग उठा लाया, जिसे उसने पैक कर दिया था। जाने का वक्त आ गया था। हसन उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना चाहता था। वो पोर्च में खड़ी गाड़ी के करीब आ गए। हसन ने गाड़ी स्टार्ट की। वो जरा ही दूर खड़ी थी। आमिर ने पलट कर उसे देखा था। सियाह रंग के सूट में उसका उजला सरापा दमक रहा था और चेहरे पर शफक की सुर्खी और निखार था। आमिर की निगाहों ने उसके चेहरे को बेतहाशा चूमा और अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया। होंठ खुदा हाफिज कहने के लिए कपकपाए थे। उसने भी हाथ हिलाया था। वो बैग पिछली सीट पर रखकर आगे बैठ गया। गले में आंसुओं का गोला सा अटका था। उसकी आंखें धुंधला गईं। गाड़ी गेट से बाहर निकलती चली गई।